हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि सेल क्या होती है और हमने सेल की डिफरेंट वैरायटीज़ की स्टडी की थी। यानी कि हमने पढ़ा था कि सेल की शेप क्या होती है, सेल का साइज़ क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में भी हमने स्टडी किया था। सेल के दो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर लिए थे। आज की वीडियो में हम सेल के अंदर घुसने वाले हैं। ओके दोस्तों, इमेजिन करो एक हाईटेक सिटी है। ये देखो, मैंने आपको एक सिटी का मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है। एक हाईटेक सिटी है। ये क्या है? हाईटेक सिटी है। इस सिटी को एक बाउंड्री चाहिए होती है। जैसे हमारे हर कंट्री में एक बॉर्डर होता है और वहाँ पर सोल्जर्स तैनात रहते हैं, हमारे सिपाही तैनात रहते हैं, ताकि दुश्मन हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके एंटर ना हो। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सोल्जर्स खड़े रहते हैं उस बाउंड्री पे, उस बॉर्डर पे। वैसे ही यहाँ पर इस हाईटेक सिटी को आप देखो, एक बार इमेजिन करो ये एक हाईटेक सिटी है। तो इसको भी एक बाउंड्री चाहिए, एक पावर हाउस चाहिए और एक बॉस चाहिए, एक सेंटर ऑफिस चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। अब हमारा सेल भी इस सिटी की तरह काम करता है, बिल्कुल इस हाईटेक सिटी की तरह ही काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द सेल क्या होते हैं। तो चलिए इसे माइक्रोस्कोपिक सिटी को, यानी जो हमारी जो सेल की सिटी है, जैसे हमने एक सेल को हमने एक हाईटेक सिटी की तरह माना है। ठीक है, हमने सेल को क्या माना है? एक हाईटेक सिटी की तरह माना है, जिसमें बहुत सारी, जिसमें चारों तरफ बाउंड्री है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और वहाँ पर एक पावर हाउस है जो उस सेल को चलाता है, उस सेल को पावर देता है। और एक सेंटर ऑफिस। ओके, एक सेंटर ऑफिस, एक सेंट्रल ऑफिस जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ओके, तो जैसा एक सिटी का मॉडल होता है, एक हाईटेक सिटी का मॉडल होता है, वैसे ही हम आज सेल के कंपोनेंट्स की स्टडी करने वाले हैं कि भाई सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में, वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये हमारी पूरी हाईटेक सिटी का बॉडीगार्ड होता है। जैसे एक सिटी में बॉडीगार्ड होती है, एक सिटी में जो सेना होती है जो बॉर्डर में खड़ी रहती है, वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की सिटी का सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, देखो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसे है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखती है? सो गाइस, सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखती है तो उसको 3D मॉडल की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके सारे ऑर्गेनल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन, सॉरी। न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है बीच में। यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सब नज़र आ रही है। तो ये आपको जो चारों तरफ मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है ना आपको, ये आप देख सकते हो बाउंड्री। ये जो बाउंड्री यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये वाली बाउंड्री जो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये पूरी बाउंड्री, ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब है? ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती, ये हर किसी को अपने अंदर नहीं आने देती। इसका काम होता है सिर्फ चीज़ों को, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं जो सेल को चाहिए, उन्हीं को बस एंट्री मिले। ये आप देख सकते हैं 3D मॉडल में, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, जिसे पूरी सेल का बॉडी गार्ड कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ओके, अब देख, एक चीज़ अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दे रखा है। वैसे ये आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। ये इस सेल मेम्ब्रेन का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, ये ध्यान रखना, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से। ये किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है। ओके, और इस ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अमीबा अपना शेप बदल सकता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सिंगल सेल होती है, एक ही सिंगल सेल होती है अमीबा में। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए और सब कुछ काम करने के लिए एक ही सेल है, तो जब उसको किसी अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना होता है, तो वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है अमीबा।
कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके ये ऐसे फेक फिंगर्स बना लेता है, और उस फेक फिंगर्स के बीच में अपने खाने को फंसाकर वो अपने खाने को अंदर ले लेता है। इस फेक फिंगर को कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है अमीबा का अपनी शेप को बदलकर खाना खाना, इसे अपन कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसे अपन क्या कहते हैं, ये भी चीज़ आप याद रखना, एंडोसाइटोसिस। ओके, एम्बोसाइटोसिस क्या है, वो प्रोसेस जिससे अमीबा अपनी शेप बदल के बाय स्यूडोपोडिया अपने फूड को इनटेक करता है। ओके, तो सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को बदल पाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है, ये ध्यान रखना, ये प्लांट सेल में होती है, हमारे एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप एक प्लांट हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन तो होगी उनके पास, पर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उनके पास एक सेल वॉल भी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि प्लांट्स बेचारे बारिश और धूप से बचने के लिए हमारी तरह घर के अंदर नहीं रह सकते, है ना। उनके पास कोई प्रोटेक्टिव, अपने पास तो घर है, अपन घर के अंदर चले जाते हैं, बट प्लांट्स तो बाहर ही रहते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कौन देता है, ये सेल वॉल देती है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये सेल्यूलोज से बनती है। किससे बनती है, ये बनती है बेटा सेल्यूलोज से, जो विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ये इसको क्या देता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है। ओके, जो सेल्यूलोज होता है वो इसको रिजिड बनाता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए एनिमल्स जो होते हैं ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। उनकी जो बार्क होती है, आपने देखा होगा पेड़ की बार्क काफ़ी रिजिड होती है। ओके, तो वो रिजिडिटी कौन देता है उनको, सेल वॉल देती है। यहाँ आप देख सकते हो, आपकी प्लांट सेल का भी यहाँ पर आपको एक डायग्राम अच्छा सा दे रखा है। ठीक है, इसको एक 3D मॉडल की हेल्प से अपन समझते हैं। तो गाइज ये रही आपकी प्लांट सेल। ये देखो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, और प्लांट सेल में आप देख सकते हो जो रिजिड बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। ये जो आपको रिजिड बाउंड्री नज़र आ रही है, तो ये जो रिजिड बाउंड्री आपको पूरी नज़र आ रही है, ये वाली पूरी जो रिजिड बाउंड्री नज़र आ रही है, ये आपकी सेल वॉल है। ठीक है, हमारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हमारी ही तरह हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ अलग हैं, जैसे यहाँ प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और इसका वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जब अपन एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे उनका, तब इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो ये आपको जो रिजिड बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये आपकी क्या है, सेल वॉल है। ये देखो कितनी रिजिड है, यहाँ से ये देखो कितनी रिजिड है। तो ये जो रिजिड बॉडी आपको नज़र आई है, ये जो रिजिड कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, तो ये होती है आपकी सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर, और ये पूरी सिटी का बॉस है। ये सेल की पूरी सिटी का क्या है, बॉस है। जो न्यूक्लियस होता है ये बॉस है। बॉस क्यों है, क्योंकि अब देखो सिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर इसके पास होता है। पूरी जो सेल की सिटी है, पूरा जो सेल है उसका कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि ये सेल का ब्रेन है, या अपन इसको कह सकते हैं एक कंट्रोल सेंटर है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस है कंट्रोल रूम की तरह, कंट्रोल सेंटर की तरह, और इसे सेल का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहते हैं। इसे सेल का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ न्यूक्लियस में थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, इसे अपन कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, सेल कैसे डिवाइड होती है। तो क्रोमेटिन क्या करता है, जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटिन आगे इन्हें रॉड शेप्स का बना देता है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए। इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है, ये हमारा जीन कैरी करता है। ये हमारा क्या कैरी करता है, जीन कैरी करता है, जो हमारी बॉडी का सारा डाटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, यही डीएनए हमारी बॉडी का सारा डाटा स्टोर करके रखता है, और जो कुछ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं, तो वो किससे मिलती है, हमें पेरेंट्स से मिलती हैं। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करवाता है, कौन, डीएनए के थ्रू। ठीक है,
तो डीएनए के पास हमारा जीन होता है और वही जीन हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं और वो किसके कारण होती हैं? इस डीएनए के कारण ही होती हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हमें हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो हमारी खुद की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें सिर्फ पेरेंट्स से ही मिल सकती हैं, तो वो किसके पास होती हैं? डीएनए के पास होती हैं, क्योंकि डीएनए हमारा जीन का कैरियर है, जीन का कैरियर होता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस में मिलते हैं। न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल रूम है, पूरा कंट्रोल सेंटर है सेल का, और क्रोमेटिन इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए कैरी करता है और डीएनए में होता है हमारा जीन। ओके, न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि सेल कब ग्रो करेगा और कब डिवाइड होगा। देखो, सेल का डिवीजन और सेल का ग्रोथ ये सब किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, यानी कि सेल को कब डिवाइड होना है और सेल को कब ग्रो करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। ठीक है, अब एक और नई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं फैक्ट्री फ्लोर। इसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म का नाम है फैक्ट्री फ्लोर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये फैक्ट्री फ्लोर है। ये क्या है? अब फैक्ट्री फ्लोर क्यों कहा है इसको समझते हैं। बाउंड्री और न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके बीच में एक जेली जैसा फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे ही अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब देख सकते हो, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है आपकी पूरी, और ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी चारों तरफ, इसकी चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कई सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कईयों में नहीं होती है, तो उसके बेस पे हम आगे डिवीजन पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है जेली जैसा, इसे ये क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये सिटी का फैक्ट्री फ्लोर है, यानी कि सारी मशीनरी जो होती है फैक्ट्री में, जितनी भी मशीन, एक फैक्ट्री होती है जिसमें सारी मशीनें पड़ी रहती हैं, वैसे ही ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स अभी आपने देखा था 3D मॉडल में, एक बार दोबारा दिखा। ये देखो 3D मॉडल में आपने देखा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म यहाँ पर एनिमल सेल में भी था, प्लांट सेल में भी था। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी में ही देखो न्यूक्लियस है, लिपिड्स हैं, आपके प्लास्टिड्स हैं, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसी को अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, सेल की सारी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ का सेंटर है ये। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ का हो या सेलुलर केमिकल रिएक्शंस का हो, ये सारी किसके अंदर होती हैं? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है हमारे सुपर हीरोज़। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? सुपर हीरोज़ हैं, क्योंकि सेल का सारा फंक्शन यही परफॉर्म करते हैं। अब इसी साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे सुपर हीरोज़ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी आपने 3D डायग्राम में देखा ही था, 3D मॉडल में देखा ही था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको अपन डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस है, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रियोलोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो क्या कह सकते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये बिजली बनाता है, इसे क्या कहते हैं अपन? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, लाइजोसोम जो सफाई करता है, लाइजोसोम्स का काम होता है सुसाइड बॉम्बर। ये सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग्स कहते हैं, नॉट बॉम्बर, सुसाइड बैग्स। ये सुसाइड बैग्स है, वैसे ये फट जाते हैं। ठीक है, जब भी किसी डेड सेल को मारना होता है तो ये फट जाते हैं और वो डेड सेल खत्म हो जाती है, फिर नई सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम्स सुसाइड बैग्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, इन सब का काम बहुत ही डिफरेंट होता है। इसको आगे अपन स्टडी करने वाले हैं। गोल्जी एपरेटस जो पैकेजिंग का काम करता है, ये क्या काम करता है? पैकेजिंग का काम करता है। और पैकेजिंग करके डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पैकेजिंग और स्टोरेज का काम है, ये स्टोरेज सेंटर है गोल्जी एपरेटस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, आपने देखा होगा सेल के पास ही कुछ ऐसे सर्पीली आकृतियाँ बनी रहती हैं, कुछ ऐसी
स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरल शेप्स बनी रहती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उससे इसके ऊपर ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तो आपकी जितने भी सेल के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस से बनते हैं उनको स्टोर करके रखता है, सारे एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, और जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये सेल ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में आगे अगले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े सेल के सारे कंपोनेंट स्ट्रक्चर पढ़े, सेल को हमने एक हाई टेक्सिटी की द्वारा समझा, इस मॉडल के द्वारा समझा और सारे कंपोनेंट्स की स्टडी की। ओके, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, न्यूक्लियस ऑर्डर देता है, साइटोप्लाज्म सारा काम संभालता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि सेल्यूलोज सिर्फ प्लांट में ही क्यों होता है ना? सेल्यूलोज अभी ने डिस्कस किया था, सेल्यूलोज क्या होता है, सेल वॉल जिससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। सेल्यूलोज प्लांट्स के अंदर ही क्यों मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी डीपली स्टडी करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोस को चेक कीजिए, और हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इस चैप्टर के हैं, और एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 9 साइंस की, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस वहाँ अपलोड होते रहते हैं डेली। ओके, जिस दिन वीडियो नहीं आता है उसके लिए सॉरी, पर मोस्टली हर डेली में 1 to 2 वीडियोस इसके अपलोड करता हूँ, ताकि क्लास 9 की साइंस के टॉपिक्स हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी और टाइमली कंप्लीट भी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।